ठीक है। कैमरा ऑन करके आप लोग बात करिएगा ताकि इंटरेक्टिव रहे। मैं अगर जिससे से पूछूं तो, और देखिए ईमानदार आपको होना पड़ेगा। अभी कोई भी बैरक मत खोलना, ईमानदारी से मुझे आंसर करना कि कितना आता है। देखो इस पे फोकस मत करो कि मुझे कितना याद आ रहा है या कितना मुझे आता है। आप इस पे फोकस करो कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो आप समझ पा रहे हो और उसका आंसर दे पा रहे हो। बस इस पे फोकस रखो। ठीक है। ओके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भुवन से ही स्टार्ट करती हूँ मैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। ओके। भुवन आप बताओ मुझे, पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप ओके। पढ़ा हुआ है ना आपका? ठीक है, आप मुझे ये बताइए जो अपने रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप की, कि एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है या नहीं करना है। इज इट मैंडेटरी और नॉट? और अगर मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है तो किस सेक्शन में, और नहीं है तो क्या सेक्शन है? सेक्शन को एक बार मुझे जितना समझ आ रहा है उस सेक्शन के बारे में, कि क्या पंजीकृत करना हमारी फर्म को जरूरी है, आवश्यक है या नहीं है। इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। मैम 69 में दे रखा है ये। हाँ, सेक्शन 69 में दे रखा है ये। और 69 में दे रखा है। ठीक है। मैंडेटरी नहीं है। अगर वो 60 सेक्शन 69 है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन क्या पूछ लूं मैं, क्या फर्म को रजिस्टर करना जरूरी है या नहीं। सेक्शन 69 एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? मैंडेटरी तो नहीं है। हम्म। मैंडेटरी तो नहीं है रजिस्टर करना। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है? हाँ। बिल्कुल। सेक्शन 69 कहता ही यही है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे फोकस करता है। तो अगर हमारे पास ये पूछा जाता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है, द आंसर इज नो। नो। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फर्म को फेस करने पड़ सकते हैं। फेस करने क्या पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? आपका मैं नाम? किरण, किरण बताएंगी। यहाँ पे ऑफलाइन है, किरण बताएंगी। हाँ, इसके अलावा पार्टी के बीच पार्टनरशिप में अगर कोई इशू हो रहा है तो सब मिलेगा। पार्टी के बीच हो रहा है, थर्ड पार्टी मेन यही है। जो सूट होता है द पार्टनर्स अपने साथ में कर सकते हैं, ना थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कर सकते हैं, ना इन फेवर में कर सकते हैं। तो यानी जो सूट लाने की जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कल को कोई भी प्रभाव पड़ा कि फर्म में कोई भी गड़बड़ होती है, तो उस केस में क्या होगा, हम कोई सूट नहीं ला सकते। तो सेक्शन 69 इस चीज पे करता है। सेक्शन 69 को अगर आप लोग पढ़े तो इसमें एक ऐसा क्लॉज है जिसमें इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रखी है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्या वो क्लॉज मुझे कोई बता सकता है? एनीवन? ये सेक्शन 69 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आप मान के चलो, ये आपके मेंस में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी ये फेवरेट क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं ना, तो जो एग्जामिनर का फोकस होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे ही होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप समझ लो। इसमें 4 क्लॉजेज है। इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी का ध्यान रखना कि सेक्शन 69 का 4 साफ साफ कहता है कि किन केसेस में हम ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन से केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा ये चैप्टर या ये सेक्शन? किसी को कुछ याद है? वो 100 रुपीज का कुछ था 100 रुपीज वाला क्लेम या सेट ऑफ। 100 रुपीज से कम का कोई क्लेम या सेट ऑफ हो तो उस पर नहीं होगा। ठीक है, सेट ऑफ की बात कोई कर रही थी इसमें? चलो ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। 69 कोड को अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब मैं आ जाती हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। मुझे नॉवल वर्सेस नॉवल करके एक लैंडमार्क केस है, मुझे इसके बारे में कोई बता सकता है कि ये क्या केस है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि सेक्शंस थोड़े मैम टफ पूछ रही है तो वो भी मुझे बता दो, मैं चेंज कर दूंगी एंगल, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका टेस्ट कर रही हूँ कि आप कितना पढ़ पा रहे हो कितना नहीं पढ़ पा रहे हो। किसी को ध्यान है नॉवल वर्सेस नॉवल का केस लॉ? एनीवन? अथर्वा, छवि, संपत, तानिया? नहीं? ठीक है। बेसिकली नॉवल वर्सेस नॉवल का जो केस है, अगर आप सेक्शन 48 उठा के देखोगे तो उसमें बता रखा है कि जब भी कोई भी सेटलमेंट होगा अकाउंट्स का, उसका मोड क्या होगा? तो मोड में हमेशा ये है कि जो प्रॉपर्टी जो है ना, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है, इसमें क्वेश्चन यहाँ राइज हुआ था कि आप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है उसका भी आप उसको भी इंक्लूड करोगे, क्या उसकी लॉसेस को इंक्लूड करोगे, क्या उसके प्रॉफिट्स को इंक्लूड करोगे? तो इसमें ये बोला था कि अगर कोई लॉसेस को डेफिशिएंट है और अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है अगर उस एक्सटेंट तक उस लॉसेस को भरपाई कर पा रही है तो उस एक्सटेंट तक वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ऐसा नॉवल वर्सेस नॉवल में बोला। ठीक है, ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी अब मैम, थोड़ा एक बार easy रिपीट पूछते कर सकते हैं क्या? एक बार हैं। रिपीट कर देंगे? अथर्वा यही सुनाई? वाला। हेलो। रिपीट करने के लिए कह रहे हो? हाँ जी मैम। नॉवल वर्सेस नॉवल इज अ केस बेस्ड ऑन सेक्शन 48। सेक्शन 48 में बता रखा है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो केस था वो ये था कि जो प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है, हमारी पार्टनरशिप की जो फर्म है, उसकी जो प्रॉपर्टी अगर अटैच होगी या नहीं होगी, अगर लॉसेस का रेशियो ज्यादा नहीं है और अगर उतने हद तक वो अटैच हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्वेश्चन मार्क किया था। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि लॉसेस को अगर डेफिशिएंट है और हमें पता चल रहा है कि 60% लॉस हुआ है और उस 60% से हमारी प्रॉपर्टी जो है वो भरपाई करने के लिए मतलब सक्षम है, तो उस केस में उतनी वो कर देगा। लेकिन अगर वो केस अगर सपोज करो कि उस प्रॉपर्टी की भरपाई उस 60% से नहीं हो पा रही है, तो जितनी एक्सटेंट तक वो जो लॉस हुआ है उतने एक्सटेंट तक वो फर्म अटैच हो जाएगी, उस लाइबिलिटी तक उतनी स्टेक होगी, यानी वो अनलिमिटेड नहीं होगी। आप पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरह से एब्सोल्युटली नहीं ले लोगे अटैचमेंट में, जैसे एब्सोल्यूट अटैचमेंट नहीं होगा। एक ये भी बात बोली थी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैम जनरली तो पार्टनर्स को लायबल कर देते हैं ना, लाइक फर्म लायबल है, लेकिन अगर फर्म में से पैसा नहीं निकल रहा है तो पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी भी तो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो हुई। पर्सनल लाइबिलिटी की बात है, लेकिन अगर आप इसमें अगर सेक्शन 48 देखोगे तो उसमें मोड्स में बता रखा है कि क्या क्या एसेट्स में कैसे होता है। तो क्लॉज बी है तो उसमें क्लियरली बता रखा है कि डेफिशिएंसी एसेट्स को पहले डेट्स पे करने के लिए होती है, फिर एडवांसेस हो तो उनको पे करने के लिए होगी, कैपिटल है तो उनको, ये मोड्स के हिसाब से ही चलेगा, मतलब इसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। अगर उसके बावजूद नहीं होती है, जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि पार्टनर्स लायबल होंगे या नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी की जो एसेट है ना वो सिर्फ उतने रेशियो तक लगेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जॉइंट होती है, एक की एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं होती है। जॉइंट एंड सीवरल लायबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो ये हाँ। इसीलिए है। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी होगी वो एक की नहीं होगी पूरी तरह से, तो पूरा दायित्व आप प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं डाल सकते। और इसी बेसिस पे हमने ये भी पढ़ा है कि एक कि कोई क्या ऐसी सिचुएशन, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, ये एक मुझे ये बताओ, क्या प्रॉपर्टी को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं क्या? सपोज करो प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं हो पा रही, पार्टनर भी मर गया, प्रॉपर्टी भी डिस्चार्ज नहीं हो पा रही, तो क्या एलआर की प्रॉपर्टी अगर कोई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रॉपर्टी जो है, किसके, पार्टनर्स के, तो क्या वो भी सेटल कराने के लिए हो सकते हैं यूज, उनको भी क्या हम लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं?
या मैम अगर इसमें ऐसा दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो? मैम एक दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके अंदर। एक तो पहली चीज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल ही उतना होता है जितना उसे अपने उस डिसीज्ड की एस्टेट मिली होती है, उस एक्सटेंट तक के लिए वो लाइबल होता है। फिर जब हम पार्टनरशिप में बात करते हैं तो वहां बोला गया है कि जब डेथ हुई उसके बाद से कोई अगर अराइज हुई है लाइबिलिटी, तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। डेथ से पहले वाली लाइबिलिटी के लिए अराइज जो है उसके लिए वो लाइबल होगा। तो जिस भी एक्सटेंट तक आई है और साथ के साथ जो डेथ से पहले था, इन दोनों को कंबाइन करके जो निकलेगा उस अकॉर्डिंग वो लायबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या इसका कोई सेक्शन, रिलेवेंट सेक्शन पता है जिसमें ऐसी बात करी कि प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं होगी? मैम एक तो होल्डिंग आउट वाले में दे रखा है, आई थिंक 28 है शायद, सेक्शन 28 जिसमें होल्डिंग आउट दे रखा है, उसके अंदर जो सेकंड पैरा है उसमें दे रखा है। और एक और अलग से सेक्शन है प्रॉपर इसका, वेट अ मिनट, 35, सेक्शन 35 लाइबिलिटी ऑफ डिसीज्ड करके दे रखा है, उसमें भी है करेक्ट, इसका। करेक्ट, सेक्शन 35 इज अ रिलेवेंट सेक्शन फॉर इट। मैम इसमें क्योंकि वो भी आ जाएगा होल्डिंग आउट वाला भी, कि इसमें होल्डिंग आउट वाला सेक्शन भी आ जाएगा, 28 है शायद से वो। उसमें भी जो सेकंड पैरा है उसमें भी यही बात कह रखी है सेम। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 28 होल्डिंग आउट वाला जो 28 है। तो होल्डिंग आउट है। सॉरी, सेक्शन 28 डील्स विद होल्डिंग आउट। वही कह रही हूँ, उसमें भी जो सेकंड पैरा है उसमें भी यही बात दे रखी है, लाइबिलिटी डिसीज वाला करके जो है सेकंड पैरा। लेट मी चेक। हाँ, करेक्ट, 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 सेकंड दोनों पैरा ही आ इससे रिलेवेंट है। बट इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेक्शन 35 ही है। और यस। उसी के ऊपर है कि डिसीज पार्टनर के एलास लायबल नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें माइनर के लिए बोला गया है। क्या माइनर एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर? कोई बताएगा मुझे? मैम बेनिफिट्स के लिए हो सकता है माइनर, अंडर सेक्शन 30। बट जब वो मेजर होता है फिर पार्टनर के लिए वो इलेक्ट करता है, अगर वो इलेक्ट कर देता है 6 मंथ के अंदर तो वो एडमिट हो जाएगा एज अ पार्टनर। अदरवाइज वो नहीं होगा, और अगर 6 महीने में उसने नहीं दिया तो डीम्ड इलेक्ट मान लिया जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। और इसके पास जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कि इसको चूज करना होता है कि क्या वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा, ये किस स्टेज पे करता है? जब मेजर हो जाता है उसके शायद 6 मंथ के अंदर अंदर करता है, या जब उसे पता लगता है कि मैं अब इलेक्ट कर सकता हूँ उसके 6 महीने के अंदर अंदर, विच एवर लेटर। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर वो चूज करे कि उसको पार्टनर नहीं बनना है तो उस केस में क्या होगा? जैसे इलेक्ट में दो चीज हो रही है ना, या तो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, अगर ना कर दिया तो वो आउट हो जाएगा, जैसे रिटायरमेंट में आउट होते हैं उस तरीके से आउट हो जाएगा वो उसमें से। क्या Ma'am, उसको he can give public notice. वो नोटिस देने public की notice दे जरूरत है या सकता है. फिर? यहाँ पे ये ध्यान रखना, उसको नोटिस देने की जरूरत होती है। ठीक है, और ये नोटिस का नेचर कैसा होता है? पब्लिक नोटिस होता है या कोई प्राइवेट नोटिस दिया जाता है? किरण ने कहा है पब्लिक। आप लोग सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए ताकि इंटरेक्टिव लगे। तो एक जने अगर कोई आंसर कर रहा है, या फिर मैं एक एक जने से पूछ के करूँ, ज्यादा बेटर कैसे रहेगा? आप लोग मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मुझे एक ही जने की ज्यादा आवाज आ रही है, हर किसी की आवाज आ नहीं रही है। देखिए, ये क्लास नहीं हो रही है, ये मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा ना कि मैम एक एक जने को बुला के उससे क्वेश्चंस पूछती है। ये बेसिकली वैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक जना यहाँ पार्टिसिपेट करे। ये मेरे अकेले के बेनिफिट के लिए नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए है। मैं यहाँ बैठ के अपना कोई बेनिफिट नहीं ले रही। आप लोगों को मेरे को है ना, मतलब कंपेल करना चाहिए मैम, मी ऐसे करके। ये एक जना मत बोलो, सब लोग बोलो, इंटरेक्टिव बनाओ। और हो सके तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। ठीक है? अच्छा, कोई एक सेक्शन बताएगा मुझे जिसमें कंक्लूसिव प्रूफ की थ्योरी बता रखी है कि एविडेंस को हम एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है? एनीवन?
मैम Section- सेक्शन 68 सॉरी, सेक्शन 68 करेक्ट आया, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे मैं जो पूछने वाली हूँ थोड़ा अजीब होगा, लेकिन आरजेएस वाले पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये शेड्यूल 2 जो है, ये रिपील कौन से एक्ट से हुआ है? एक्ट नंबर कोई मुझे बताएगा और डेट बता सकता है इसकी? क्योंकि आजकल आरजेएस वालों ये ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड सिर्फ आरजेएस में ही होते हैं, मान के चलना। वो लोग तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई मुझे बताएगा एक्ट नंबर कौन सा है, वो रिपीलिंग एक्ट नंबर? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फेवरेट है आरजेएस के, ध्यान रखना। 1938 1938 में हुआ था। वेरी गुड, 1938, वेरी गुड बोले। एक्ट नंबर नहीं पता मुझे। रिपीलिंग एक्ट 1938 इन ब्रैकेट 1 ऑफ 1938, One of them. ठीक है, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1938, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ी क्या अजीब सी क्वेश्चन पूछने की आदत है। अच्छा, जब मैं पूछ रही थी तुम लोगों से कि माइनर को पब्लिक नोटिस देना होता है, तो वो किस सेक्शन में देता है? एनीवन? सेक्शन 30 नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। माइनर जो पब्लिक नोटिस देता है वो किस सेक्शन के हिसाब से देता है? इन विच सेक्शन 72 है? सेक्शन 72 नो, नो, 72 तो मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस का है। नो, मैं आपने यही तो पूछा कि किस सेक्शन के अंदर देता है वो पब्लिक नोटिस। वो तो मोड बता रखे हैं कि मोड क्या होंगे, पब्लिक नोटिस कैसे आप भेजोगे, व्हाट आर द मोड्स फॉर इट। इसका ध्यान रखना है, इसका सेक्शन 63 है, ध्यान रखना, सेक्शन 63। मैम वो ठीक तो है, रिकॉर्डिंग ऑफ वो है ना कि रिकॉर्डिंग ऑफ कि कोई न्यू आ रहा है, हाँ मतलब उसके अंदर ही है। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस एंड इन डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। तो न्यू आ रहा है तो वो नोटिस देगा ना, या वो जा रहा है कुछ भी करेगा, रिकॉर्डिंग तो होगी ना उसमें, चेंजेस तो उसी में ही हम करेगा। नोटिस तो 72 में दे रहा है ना, यहाँ तो रिकॉर्डिंग वो रजिस्ट्रार कर रहा है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार किया तो उसे हम बताते हैं कि ये चेंजेस आए हैं। तो हाँ, 63 में तो वो हो रहा है ना कि आप रजिस्ट्रार को बता रहे हो कि ये फर्म में चेंज है और इसको आप वो जो रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार बनता है एक तरीके में, उसमें आप ऐड करवाते हो। हाँ, तो वो चेंज जो होता है वो किस रेस्पेक्ट में होता है? इनकमिंग, कंटिन्यूइंग, या कोई अकरेंस हो रही है इनकमिंग या कंटिन्यूएशन में, और इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन 3 मामलों में होता है ना। तो यस मैम। अगर कोई आ रहा है, ठीक है, या कोई कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट कर लो ना आप। तो पार्टनर एडमिट करने के लिए आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी, और इंटीमेशन के लिए उसको सेक्शन 63 की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास जाके, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। 72 तो मोड है, ये क्लैरिटी मैं वही कह रही हूँ, ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अच्छा, चलो आप इसी की बात करो तो ये मुझे बताओ, इसमें पेनल्टी का प्रोविजन कहाँ दे रखा है हमारे पार्टनरशिप एक्ट में? मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, पिछला वाला जो आपने पूछा उसका मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्री में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इन विच ऑफ द सेक्शन पार्टनर गिव्स अ पब्लिक नोटिस टू द हम्म, रजिस्ट्रार, अंडर विच सेक्शन, ऐसे करके पूछ सकते हैं। कौन सा? अच्छा, इसमें तो नहीं। क्लैरिटी के लिए कोई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर कौन से सेक्शन में जाता है वो। माइनर का केस होता है, माइनर अगर चूज करता है अपने आप को एज अ पार्टनर बनने के लिए, तो उसको उसको सेक्शन 63 की कंप्लाइंस करनी होती है, उस सेंस मैम में बस कहते हैं। 72 में भी तो दे रखा है कि मतलब कोई बंदा इलेक्ट करेगा तो वो नोटिस देगा ऐसा। 72 पढ़ो आप क्या कह रहा है। 72 कह रहा है मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। मैम उधर माइनर का भी दे रखा है, उसमें क्या है जो 63 के रेफरेंस में दे रखा है कि अगर 63 में आपको नोटिस देना है तो वहां पे आप
72 में बता रखा है कि जैसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक तो है जैसे माइनर हो गया, इनकमिंग आउटगोइंग, इन सब का करना है तो आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा 63 में। सेकेंडली आपको पब्लिक वो अब न्यूज़पेपर में इसमें आपको अब जैसे आप 72 कह रहे हो तो उसमें लाइन लिखी हुई है ना, बाय नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 63, ये तो क्या मैम वो है? पब्लिक नोटिस नहीं है। आपने जब क्वेश्चन पूछा था आपने पब्लिक नोटिस पूछा था, वहां पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा है, वो नोटिस दे रहा है रजिस्ट्रार को, एक तरीके में एप्लीकेशन दे रहा है कि हम ये चेंज कर रहे हैं। हाँ तो उसमें इंटीमेशन उसको जो सेक्शन 63 में देना होगा। अगर कोई आपसे स्पेसिफिक बोले कि मोड क्या होगा पब्लिक नोटिस देने का, तो आप सेक्शन 72 अप्लाई करोगे। लेकिन जो जितने भी नोटिस आएंगे वो सेक्शन 63 की एप्लीकेबिलिटी पे जाएंगे। मैं ये कहना चाह रही थी, शायद क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप समझ नहीं पाए हो। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो नोटिस वो देता है कि सपोज करो मैं माइनर थी, मैं मेजर हो गई, अब मेरे को मेजर बनने पे इंटीमेशन कैसे है ना देनी होगी रजिस्ट्रार को। तो फिर मैं जाऊंगी सेक्शन 63 में, वहां पे चेंजेस कराऊंगी रिकॉर्डिंग की, फॉर्म की जो वहां पे जो मैं माइनर थी वहां पे मेजर का वो कराऊंगी, और फिर मैं एडमिट होंगी। तो मोड बता रखा है सेक्शन 72 में कि आप जाओगे ऐसे। तरीके हैं 72 की लाइन पढ़ो, यस मैम। मार्जिनल नोट से क्लियर होता है। इंटरप्रिटेशन हमेशा मार्जिनल नोट का दिया जाता है, ध्यान रखना। तुम लोग समझ नहीं पाई मैं जो कहना चाह रही थी, वापस पढ़ना। अगर फ्रेमिंग नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, पेनल्टी का प्रोविजन कहाँ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का? सेक्शन 70, 3 महीने है फाइन और बोथ। सेक्शन 70, 3 months सेक्शन फाइन और ठीक है, क्या क्या पेनल्टी है? 3 months फाइन और बोथ। लेकिन ये पेनल्टी किस चीज की है ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं, तो वहाँ मैंडेटरी कोई है ही नहीं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। बट अगर आप करा रहे हो और उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके लिए पेनल्टी है। अगर आप कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स दे रहे हो तो आप वो इम्प्रिजमेंट, अब अगर पूछने वाला चाहे तो ये भी बोल सकता है इम्प्रिजमेंट कैसी होगी, तो इधर हो सकती है सिंपल या रेटलेस, ये भी ध्यान रखना है ना। अच्छा चलो एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, इंडियन पार्टनरशिप का जो बॉर्डर लाइन है ये कौन से एक्ट से जुड़ा हुआ था, ये तो पहले आप ये मुझे क्लियर करो। ये एक्ट में पहले कौन सी पोजीशन पे था, किस चैप्टर पे था, क्या सेक्शन था, और वहां से हटके ये कैसे एक्ट बना, उसके बारे में मुझे कौन बताएगा? चैप्टर 11 ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम्म और सेक्शन चैप्टर 266 से कौन सा था? लेके 11 कितने सेक्शन से कोई बताएगा मुझे? 266 से लेके, और याद नहीं आ रहा मेरे को आगे नंबर, कहाँ तक थे? वो याद नहीं आ रहा कहाँ तक। याद करो। 281 तक था क्या? 282 से एजेंसी। 29 से 266 तक का था। पोस्ट पोजीशन तो अब हो गई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सेक्शन 239 से 266 तक का था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब वो पोजीशन थी चैप्टर 11 में वो सम्मिलित था, वहां से रिपील होके ये एक्ट बना। ठीक है, ध्यान रखो। 239 से 266, सॉरी, 239 से 266। 239 से 266। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सेक्शन, सॉरी, चलो तुमसे अब सेक्शन पूछती हूँ तुम लोगों से, ताकि मैं ये देखूँ सेक्शंस किसको कितने आ रहे हैं। ठीक है, मुझे सेक्शन 9 बताओ क्या है? जनरल ड्यूटीज। जनरल इसमें ड्यूटीज के बारे में बताता है मैम। है जनरल ड्यूटीज, ठीक है, ओके। पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी,
कौन से सेक्शन में दे रखा है? 21। किरण ने आंसर किया है 21। ऑन द स्पॉट बताया करो, जल्दी जल्दी बताओ। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो, आउटगोइंग और इनकमिंग पार्टनर्स के तरीके कैसे होते हैं? इनकमिंग पार्टनर्स कैसे आते हैं? इनकमिंग, इनकी इनकमिंग कैसे होती है और आउटगोइंग कैसे होती है? कौन से सेक्शंस में दे रखे हैं और कौन से तरीकों से इनकमिंग होती है और कौन से तरीकों से आउटगोइंग होती है? कंडीशंस क्या है? हम चैप्टर 4 में दे चैप्टर रखा है। 5 में दे रखा है। क्या क्या है? कैसे 31 जाता है? 31 से 38 में 31 इनकमिंग पार्टनर की बात बताता है। उसमें बोला है कि विद ऑल द कंसेंट्स ऑफ द पार्टनर्स किसी को इनकमिंग हो सकती है। वहीं आउटगोइंग के 3-4 तरीके बता रखे हैं 32 से 35 तक में। तो 32 बोल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि सबकी कंसेंट से वो रिटायर हो सकता है। 33 था 33 में एक्सपल्शन। एक्सपल्शन। ठीक है। 34 में? इंसॉल्वेंसी। ठीक है। और 35 में डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाती है। 4 नोट्स है बेसिकली, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, ओके। होल्डिंग आउट तो सबको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, सेक्शन 28। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम फीस क्या होती है? कहाँ दे रखी है मैक्सिमम फीस? 250 नहीं 100 जो 60 वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन देते हैं उसमें है। शेड्यूल की बात कर रहे हो ना मैम आप? हाँ, 100 है उसमें। 100 है फॉर सेक्शन। शेड्यूल 1 में दे रखी है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी शेड्यूल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फीस किसकी है? एप्लीकेशन जब देते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है बट उसका वो 100 रुपीज। 58। यस मैम। सेक्शन 58, वेरी गुड। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जिसकी मैक्सिमम फीस कितनी है? 100 100 रुपीज। और सबसे कम फीस यहाँ पे कितनी है? मैम वो 6 रुपीज पर 100 वर्ड्स या कुछ ऐसा है। करेक्ट। किस लिए? फॉर कॉपीज, फॉर फ्रॉम कॉपीज ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। ठीक है, कहाँ पे है ये ओके। सब? मैम कहाँ पे दे शेड्यूल रखा है? शेड्यूल शेड्यूल राजस्थान का शेड्यूल। अलग से में उसमें जाना, देख। शेड्यूल में दे रखा है। राजस्थान वाला देखना। सबसे ज्यादा फीस हमारी 100 रुपए की है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स का कहीं प्रोविजन दे रखा है क्या? कहाँ दे रखा है? किसी को याद है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। 64 है क्या? करेक्ट, 64 में। क्या ये रेक्टिफिकेशन जो है ये सुमो मोटो कर सकती है कोर्ट? सॉरी, सुमो मोटो हो सकता है क्या ये? रजिस्ट्रार खुद से ले लेगा क्या ये रेक्टिफिकेशन? मैम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो सकता है 65 में, बट सो मोटो है नहीं वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, सुओ पहले तो मोटो ये कर सकता है मैम। रेक्टिफिकेशन की पावर किसके पास होती है? रजिस्ट्रार करेगा। हम्म। तो क्या रजिस्ट्रार ये रेक्टिफिकेशन जो होता है वो खुद सुओ मोटो ले सकता है क्या? सुओ मोटो भी कर सकता है, अपॉन एप्लीकेशन ऑफ पार्टनर भी कर सकता आर यू श्योर? है। श्योर। फर्स्ट पैराग्राफ में शायद यही दे रखा है कि वो सुओ मोटो कर सकता देखो, रजिस्ट्रार को कोई नहीं सपने नहीं मैम, एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज में है। एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज मिलेगा। किसी को सपने नहीं आ रहे कि कोई गलती करी है उसने, तो यहाँ पे सुओ मोटो नहीं लेगा रजिस्ट्रार। वहां पे जाके एप्लीकेशन फर्निश करेगी पार्टीज, उसी के बेसिस पे होगा। और ये और कल को गलती से पूछ लिया कि क्या टाइम लिमिट हो सकता है, तो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। किसी भी समय पे आके आप रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं।
ऐसे हमारे यहाँ पे नोटिंग का प्रोविजन है। कोई मुझे बताएगा नोटिंग कहाँ होती है, कोई चेंजेस करने हो नोटिंग, नोटिंग तो ब्रांचेस की कौन ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है तब, ब्रांचेस की ओपनिंग क्लोजिंग होती है तब नोटिंग होती है, और जब पार्टनर्स के नेम या एड्रेस में चेंज आ रहा होता है तो नोटिंग होती है। 61 62 क्या है फिर? उसी के अंदर यही दे रखा है 61 नोटिंग ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस, एंड हाँ 62 नोटिंग ऑफ चेंज इन रेसिडेंस ऑफ द पार्टनर्स, कुछ इस तरीके से है। 61 में ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस वाला दे रखा है, और इसमें चेंजेस एंड नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स का दे रखा है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी अमेंडमेंट रेक्टिफिकेशन की, ऐसे कोर्ट भी करा सकता है, लेकिन वो रेक्टिफिकेशन नहीं होता, वो कुछ और होता है। कोई मुझे बताएगा वो सेक्शन क्या है? क्या कोर्ट कर सकता है कोई रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन नहीं कहेगा वो, वैसे कोर्ट की लैंग्वेज में मैम उसे अमेंडमेंट करवाते हैं। हाँ, कहाँ होता है ये, और वो किसको ऑर्डर करती है? मैम 65 में दे रखा है कि बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट हो सकता है और रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया जाता है कि इसमें अमेंड करें। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। और देखो, मैं आपसे पूरा एक्ट इसलिए नहीं पूछू क्योंकि मुझे लगता है कि एक्ट तो आपको पता ही होगा, पर ठीक है चलो, फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आइडिया होगा। थर्ड पार्टी का कहीं डेफिनेशन में कहाँ बता रखा है? विच क्लॉज? 2 का डी। 2 का डी, राइट। ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है एक्चुअली। इसमें इस केस के बारे में किसी को पता है क्या कि घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास? मैम ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है ना। घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास, इस केस लॉ के बारे में किसको पता है? मैम सप्लाईज ऑफ नेसेसिटी। सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू अह, माइनर। बिल्कुल। एक्चुअली बेसिकली इसमें वेजरिंग ट्रांजैक्शन को लेके है कि क्या कोई दो पार्टनर्स जो है, दो पर्सन्स के बीच में पार्टनरशिप हुई है और कोई वेजरिंग ट्रांजैक्शन को लेके हुई है पर्टिकुलर सीजन को लेके, तो क्या वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है? कि हमने कोई वेजरिंग ट्रांजैक्शन करी है फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, सपोज करो मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन की है कि मैं सिर्फ गर्मियों के समय में गेहूं बोऊंगी, और जो गेहूं बो के हम काटेंगे उसका मुनाफा आपस में बांट लेंगे, है ना? तो क्या ऐसी पार्टनरशिप को हम वैलिड पार्टनरशिप मानते हैं, नहीं मानते हैं? तो उसमें बोला था नो मैम। ऐसी कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर ओकेशन पे अगर कोई हो पार्टनरशिप तो उसको मानेंगे, और ऐसा प्रोविजन भी दे रखा है हमारे इसमें कि पार्टनरशिप जो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बेसिस पे भी होती है। क्या ये कोई सेक्शन बता सकता है मुझे? मैम पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एक्सिस्ट करती है, किसको पता है ये सेक्शन? मैम एम आई ऑडिबल? हाँ छवि, हाँ बताओ। मैम सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप विल नहीं आएगा यहाँ पे, सेक्शन 8 आएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ। एट विल ओके का मैम। मतलब तो क्या हो गया कि आपने कोई ड्यूरेशन फिक्स कर रखा है उसका, कि मैं मेरी मर्जी के हिसाब से हम कभी भी इसको खत्म कर सकते हैं। विल का मतलब होता है मेरी मर्जी, मतलब मैं अपनी स्वेच्छा से करती हूँ ये चीज।
मतलब हम एक दूसरे के ऊपर बाधित नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर चले। पर्टिकुलर का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर सीजन की या पर्टिकुलर टाइम की, पर्टिकुलर, यहाँ पे भी वर्ड बता रखा है पर्टिकुलर क्या चीज होती है। तो दो टर्म्स दे रखी है, एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। तो ऐसे कीवर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर में क्या इंक्लूडेड होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या इंक्लूडेड होता है, ये ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, वर्ड्स पे कमांड रखना, ठीक है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। क्या मुझे कोई बता सकता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का क्या यहाँ पे प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट में? मैम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली सही है रियल बट इंटेंशन ऑफ पार्टीज देखा जाता है। हाँ, it does not incur any liability unless real relations between the parties exist। मेन चीज तो ये है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, आज के लिए पार्टनरशिप काफी है। मैं ये मान के चलती हूँ आप लोग ने काफी पढ़ा है। और जो चीज मैंने आपको बताई है ना स्पेसिफिक सेक्शंस, इन पे ध्यान देखना। पार्टनरशिप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इक्के दुक्के पूछेंगे, एक या दो। कई बार तो ये भी स्किप कर देते हैं। लेकिन राजस्थान रेंट कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ। लोकल एक्ट है, अपन अब लोकल एक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। आधा घंटा अपन ने पार्टनरशिप कर लिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, टेनेंट इन सफरेंस कहाँ दे रखा है रेंट कंट्रोल एक्ट में? क्या होता क्या है, ये पहले तो ये बताओ मुझे। मैम आपने क्या पूछा है? क्या टेनेंट पूछा मैम, समझ नहीं आया। टेनेंट इन सफरेंस, टेनेंट इन सफरेंस कहाँ पर दे रखा है? होता क्या है टेनेंट इन सफरेंस? मैम ऐसा कुछ तो पढ़ा ही नहीं है रेंट कंट्रोल एक्ट में, आप ही बता दीजिए। सेक्शन 2 तो पढ़ा होगा, हाँ जी। उसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ने की समझी, कोशिश करी, उसमें इंक्लूसिव पार्ट क्या है, क्या इंक्लूसिव पार्ट है उसका? हाँ जी मैम, अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी जने उसके साथ में या तो रह रहे थे या उसके साथ बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उनको भी टेनेंट माना जाता है। बिल्कुल। Ma'am, spouse and parents and the children living at the time of the death. टेनेंट इन सफरेंस इज बेसिकली जो कंटिन्यूली एक कंटिन्यूएशन में रहता है पोजेशन के, इवन आफ्टर उसकी टेनेंसी का जो पीरियड है वो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। उसका जो टेनेंसी का जो पीरियड है वो टर्मिनेट हो गया है, एक्सेप्ट इन द केसेस जहाँ पे उसको ऑर्डर नहीं दिया गया हो कोर्ट की तरफ से, ये कहते हुए कि आपको जाना पड़ेगा ये छोड़ के, एविक्शन का ऑर्डर। अब ये तो सबसे बैकबोन है। सेक्शन कौन सा है ये बता दो, मैं अभी बोलने वाली थी, रुक गई। सेक्शन 9 बैकबोन है रेंट कंट्रोल एक्ट की। इसके ग्राउंड्स एक एक रट के जाना, इसमें से घूम के ही पूछेंगे। अब मुझे अगर किसी को अगर याद है तो ग्राउंड्स टोटल कितने हैं वो मुझे बता दो। Ma'am, और 14 grounds for eviction. 14 ग्राउंड्स, ठीक है। अब मुझे कोई बता दो, एक जना बता दो या मिलके सब लोग एक एक करके बता सकते हो, जितने जने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है कि एक ही को सब कुछ बताना है। जितना जिसको याद है एविक्शन के ग्राउंड वो बता दो। ये बैकबोन है भाई, इसको नहीं छोड़ सकते। मैम 4 महीने तक के लिए वो डिस्कोर्स भी नहीं करता है, डिस्कोर्स करता है कोई अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो सपरेट रखता है तो कंस्ट्रक्शन करना है, रेजिडेंट होमवर्क से तो कुछ यूज करता है। न्यूसेंस करता है, 4 महीने का नोटिस नोटिस देना पड़ता है उसके लिए। और
सबलेट कर देता है मैम। किसी अथॉरिटी से उसको लगता है पब्लिक, उसको लगता है तो ऑर्डर मिला हुआ होता है कि है ना ये खाली करवाओ जमीन, या फिर बोनाफाइड वो होता है, बोनाफाइड क्या होता है वर्ड बताओ मुझे, बोनाफाइड बोनाफाइड उसकी खुद की रिक्वायरमेंट होती है। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, करेक्ट। और सबलेट कर देता है वो किसी को, कोई टीनेंट अगर पीरियड, एक कोई बहुत लंबे समय तक के लिए गायब है अपने 6 टेनेंसी months, से, कितना समय होता है? 6 months. 6 months. 6 months। मंथ, ठीक है। Some मैम deny the रेजिडेंशियल, title of the landlord. ठीक है, कोई सर्विस टेनेंसी की भी बात कर रखी है यहाँ पे? यस मैम, अगर खुद के एम्प्लॉयमेंट में और वो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया है टर्मिनेट हो गया। जैसे तो मेरा एम्प्लॉयर ही मेरा लैंडलॉर्ड है हम्म, और मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ, तो जैसे ही मेरी सर्विस सीज हो गई तो क्या मेरी टेनेंसी भी सीज हो गई? यस मैम। बिल्कुल हो गई, ठीक है। अच्छा, तो जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर कहाँ दे रखा है, और प्रोसीजर में कैसे हम प्रोसीजर चलाते हैं वो कौन बताएगा मुझे? सेक्शन 15 15 में दे रखा है. सबसे पहले नोटिस देगा लैंडलॉर्ड 30 डेज का। कितने दिन का नोटिस होता है? 30 डेज। 30 डेज, उसके बिल्कुल। बाद रिप्लाई आएगा टीनेंट का, जो कि होगा 45 डेज में। फिर रीजॉइंडर होगा 30 डेज में। ठीक है, फर्स्ट फिक्स की जाएगी 180 डेज में, और 240 डेज में डिस्पोजल कर दिया जाएगा। ये 180 डेज और 240 डेज नोटिस के डेट से काउंट होंगे। इसमें कोई रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है क्या वो? यस मैम, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है। उसके बाद भी आपके पास अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 3 मंथ्स का पहले टाइम है। भी करता है वो एग्जीक्यूट? 3 मंथ्स, और अगर कमर्शियल है तो उसमें 6 मंथ। या कंसलेशन और सेटलमेंट की भी कोशिश करता है क्या? सॉरी, कंसलेशन या सेटलमेंट कराने की, राजीनामे कराने की कोशिश करता है? ऑब्वियसली करेगा, बेचारे किसी को धक्के मार के। अच्छा हाँ, धक्के मारने से याद है, अगर आप किसी को डिस्पजेस कर रहे हो विदाउट फॉलोइंग अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो कहाँ दे रखा है और उसका प्रोसीजर क्या होता है? हम 11 12 में दे रखा है. Immediate possession. ठीक है, सेक्शन 11 में दे रखा है कि इलीगली डिस्पजेस नहीं करोगे। आगे प्रोसीजर क्या दे रखा है इसमें? मैम 11 में तो कहे कि पेटिशन फाइल कर देगा 30 शायद 60 डेज के अंदर अंदर। मैम 30 डेज है 60 डेज है? 30 डेज। 30 डेज जो है वो कहाँ से काउंट होते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ, Knowledge. फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। 12 में प्रोसीजर दे रखा है, प्रोसीजर में बता दो मुझे। मैम नोटिस 21 डेज तो शायद नोटिस के होते हैं, ठीक फिर है, 10 डेज में रिप्लाई करना होता है ठीक है, रेस्पोंडेंट को, फिर रीजॉइंडर के लिए 7 डेज, 7 डेज, फिर हियरिंग के लिए 15 डेज, हियरिंग 15 दिन, 15 बोला, और और डिस्पोजल के लिए 90। 90। तो अगर तुमसे कोई घुमा के ये क्वेश्चन पूछ लो कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर जो है, कौन से प्रोसीजर सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का है, तो वो कौन सा 12 मैम. सेक्शन है? 12. सेक्शन 12 ही है, ध्यान रखना। और सबसे लॉन्गेस्ट? Normal eviction. Section 9. इलेक्शन का ही है। कितने दिन मैम में करना होता है इसे कंक्लूड? उसको तो मैम 240 डेज में करना होता है एविक्शन को। 240 डेज में करना होता मैम जो आपने बोला शॉर्टेस्ट प्रोसीजर जो है वो 12 में दे रखा है, पर अपील का भी तो इतना ही है 90 डेज का। है।
अपील को काउंट मत करो, मैं अपील की बात ही नहीं आ रही हूँ। अपील का तो डिस्पोजल की बात हो गई। मैं तो ये कह रही हूँ ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर सबसे सबसे समरी जिसे कहते हैं ना, सबसे कम समय पे वो डिस्पोजल करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अपील में तो 180 डेज होता है ना पहले। हाँ तो फिर ये सेक्शन 12 ही लगता है, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी जो होती है उसका प्रोसीजर क्या है और सेक्शन क्या है? सेक्शन 8 है मैम, उसमें होता है कि both tenant and landlord together files a petition before rent tribunal, and for they get a certificate that after the completion of the tenancy they will get the possession back, ओके, and यहाँ then पे this certificate will, जाती है वो जॉइंट में जाती है? yes ma'am, क्या वो यहाँ पे पिटीशन जो देते हैं ये लोग वो जॉइंट में देते हैं? yes ma'am, joint petition, and then ma'am the certificate becomes inexecutable after 6 months. ओके, कमर्शियल और रेसिडेंस वाले केस में क्या होता है? मैम 6 months और 3 months का डिफरेंस है इनमें। ठीक है, सीनियर सिटीजन कहाँ डिफाइंड है और उसकी एज क्या है? मैम 65 65 years है। कहाँ डिफाइंड है? टू एच H में 2H 2H। एच, ध्यान रखना, पूछा हुआ सवाल है ये। अच्छा चलो ये बताओ, क्या हॉस्टल प्रीमाइसेस में इंक्लूड होता है या नहीं होता है? No ma'am, नहीं। it doesn't include। 2F में है premises and hostel in धर्मशाला सराय बोर्डिंग हाउस, इनमें अप्लाई नहीं होता रेंट कंट्रोल एक्ट। और रूफ ऑफ द टॉप की अगर बात करें तो Unless there's a contract to the contrary, it does not include in the premises। जनरली तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो करेक्ट। ओके, लीज कहाँ डिफाइंड है? टू डी 2D। डी तो बोला मैंने। हाँ डी। यहाँ पे लीज का मतलब क्या हुआ? Has the same meaning as defined in TPA 107 section। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा ये बताओ, रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट्स कौन कौन से चलते हैं? मैम राजस्थान टेनेंसी एक्ट। है I'm not really sure, but is it Rajasthan Tenancy Act? मैं ये कह रही हूँ कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई जहाँ नहीं होता है एक्सप्रेसली, तो कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट अप्लाई होते हैं? From Land Revenue Code, LRC। एलआरसी कैसे होगा? लैंड रेवेन्यू में कहाँ आ गया? मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंक्लूडेड ही नहीं होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। ध्यान रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट है, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक है सीपीसी। ध्यान रखना, ये तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट्स है जिन पे एक्सप्रेसली अगर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होता है तो इन एक्ट्स की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। मैम कहाँ दे रखा है, कहाँ लिखा है, कहीं स्पेसिफिकली मेंशन है क्या? हाँ, कहीं पे मेंशन कर रखा है क्या, ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या? ये मेंशन देखो, मेरे वाले में तो पहले था, अभी का पता नहीं है मुझे, लेकिन ये दे रखा है, मैं तुम्हें बता दूंगी, ये मैंने कहीं पढ़ा था, कोई कमेंट्री में देखा था मैंने। हाँ,
सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, ये मैंने कमेंट्री में पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, किसी फॉरेन सिटीजन को हम अगर कोई प्रेमाइसेस देते हैं तो क्या रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा? मैम नहीं होगा। नहीं होगा। सेक्शन सेक्शन नंबर है सेक्शन 3 मैम, सेक्शन 3। उसमें बता रखा है कि कहाँ पे चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होंगे, तो उस लिस्ट में है फॉरेन सिटीजन। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन को लेट आउट किया है कोई प्रीमाइसेस, तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफिकली 3 के सब क्लॉज 11 में दे रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सेक्शन 3 के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से केसेस में लागू होता है, कौन से में नहीं होता है। अच्छा, अब ये आप मुझे ये बताओ, रेंट कंट्रोल एक्ट में 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट का एक तो एक्ट नंबर बता दो, अब वो लागू कब हुआ था ये भी बता दो। एक्ट नंबर 33 2018, और इस ये आया था 17 अक्टूबर, नहीं मैम 2017 में अमेंडमेंट हुआ है। 2017 में, मैं वही कह रही थी। 2017 में अमेंडमेंट हुआ है, 2017। और इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 18 अक्टूबर 2017। कोई मुझे बता सकते हैं स्पेसिफिकली कौन कौन से क्लॉजेस जोड़े गए हैं इसमें 2017 से? मैम चैप्टर 5A और 5B, और चैप्टर 5A 5B और सेक्शन 23 में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, और ये डेफिनेशन क्लॉज में कोई जोड़ा है? हाँ, रेंट अथॉरिटी रेंट अथॉरिटी 2FA। 2FA, करेक्ट। रेंट अथॉरिटी है क्या? Ma'am, it's like an administrative field, like apart from rent tribunal and appellate rent tribunal, it's an authority basically to do the prima facie work in this act. इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? मैम कौन एक होते ही हैं? मैम RAS होना चाहिए। RS होता है। किस रैंक का? सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर से बड़ा होना चाहिए। नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO, RS होता है ये। और इनका जुरिसडिक्शन क्या होता है? एज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स। ये रेंट अथॉरिटी का जुरिसडिक्शन होता क्या है, ये क्या किन मैटर्स को एंटरटेन करती है? मैम इसी में सेक्शंस दे रखे हैं 22B 22D E एंड आई थिंक G। मैम ऐसे करके सेक्शंस दे रखे हैं, और एमिनिटीज वाला दे रखा है 20। क्या करना है, इनका जुरिसडिक्शन जो होता है बेसिकली अपील जो होती है ना रेंट ट्रिब्यूनल की, वो यहाँ लाए होती है। बाकी ये जो टेनेंसी अग्रीमेंट और ये जो तुम कह रहे हो ना, यहाँ पे तो ये जाके यहाँ पे लोगों को जाके एक्सिक्यूट कराना होता है टेनेंसी अग्रीमेंट। ठीक है ना, रिवीजन और कुछ तो वो यहाँ पे जाके करा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कहाँ दे रखी है? Ma'am, 22F में। कितनी होती है वो? 8 मंथ के लिए, 8 मंथ का जो रेंट होता 1 मंथ के लिए होती है, सर। रेंट अथॉरिटी का जो प्रोसीजर होता है वो किस मैनर में एग्जीक्यूट होता है, प्रोसीडिंग्स कैसे लेता है। है वो? समरी प्रोसीजर है मैम। समरी प्रोसीजर में, करेक्ट।
कितने दिन में वो डिस्पोजल करना होता है उसको? 6 months, 6 मैम months, 60 days। 60 6 days, months, 60 days, 60 days, sorry, 60 days from date of presentation of petition। petition जिस दिन दायर हुई है, याचिका जिस दिन दायर हुई है उस दिन से, ठीक है? मैम आप ये एमिनिटीज वाला पूछ रहे हो ना? सॉरी, ये आप एमिनिटीज वाला पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो? नहीं मैं रेंट अथॉरिटी का पूछ रही हूँ। मैम ये कौन से सेक्शन में, एक बार आप बता सकते हो? ये समरी वाला, यस मैम। ये अपना दे रखा है 23 का सब क्रॉस कोड, देखो इसमें बता रखा है ना 60 डेज का। मैम ये वो एमिनिटीज का है ना स्पेसिफिकली, ये पूरे रेंट अथॉरिटी का ही है। हाँ, पर ये फॉलो यही करता है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहीं पे ही दे रखा है कि ये जो प्रोसीजर फॉलो करेगा वो समरी वाला ही करता है। एमिनिटीज के रेस्पेक्ट में तो करता ही करता है, लेकिन इन जनरल भी यही है। क्योंकि तो मैम यहाँ अगर हम बात करें ग्रैंड ट्रिब्यूनल की, तो उसका प्रोसीजर का भी इसी तरह दे रखा है। वो बताओ कहाँ दे रखा है? क्या वो बाउंड है क्या सीपीसी और उससे, सीपीसी के प्रोविजन से? नहीं मैम, बाउंड नहीं है, अपना प्रोसीजर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऐसी रेंट अथॉरिटी के केस में एमिनिटीज में स्पेसिफिक जरूर कर रखा है, लेकिन बाकी जो इनका चैप्टर 5A जो है उसके अलावा, और ये 5B के अलावा कहीं स्पेसिफिक नहीं भी है, तो भी समरी प्रोसीजर ही ये लोग अप्लाई करेंगे। तो मैम यहाँ साइलेंट नहीं स्पेसिफिकली आएगा ये। अंडर, मैम यहाँ स्पेसिफिकली अंडर दिस सेक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब तो वो सिर्फ अमेनिटीज की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं हाँ, कि इन जनरल वैसे बात you are कर रहे हैं? correct on this point कि हाँ ये amenities के रेस्पेक्ट में ही है, लेकिन अगर इन जनरल कहीं साइलेंट हो भी ना, तो भी इनका समरी प्रोसीजर होता है। अगर यहाँ पे एक्ट में नहीं बता रखा है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे भी समरी प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं ओके इन मैम। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, है ना? ऐसे कहना चाहती ओके। हूँ। वैसे यू आर करेक्ट कि amenities के रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक दे रखा है एक्ट में, लेकिन वैसे साइलेंट है। ओके वैसे मैम। साइलेंट है तो भी समरी प्रोसीजर ही प्रैक्टिकल यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ, प्रोविजन ये मतलब रेंट में भी और पार्टनरशिप एक्ट में भी इंस्पेक्शन की प्रोविजन दे रखे हैं कि एक तो रेंट कंट्रोल में तो प्रीमाइसेस पे इंस्पेक्शन करने का आपके पास है, एक अपने पास है ना पार्टनरशिप में भी दे रखा है, इंस्पेक्शन आप करा सकते हो रजिस्टर वगैरह की 66 में, है। सेक्शन 66 बताता है हाँ, पार्टनरशिप एक्ट अगर का, पार्टनरशिप की बात जिसमें करें हम तो जो भी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड 66 में दे रखे हैं, ठीक है? ये तो पार्टनरशिप का हो गया। अपने अब रेंट कंट्रोल में 25। सेक्शन 25 में बता रखा है कि जो प्रमाइसेस है उसको लैंडलॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकता है, और 3 मंथ्स में एक बार कर सकता है। जब भी इंस्पेक्शन करना है उससे 7 डेज पहले। प्रायर इंटीमेशन देगा। और सिर्फ डे टाइम में ही कर सकता हम्म, और सिर्फ डे टाइम में ही कर सकता है, नाइट हाँ, टाइम। प्रायर इंटीमेशन दे सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? इसके अलावा एक्स पार्टी का यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, तो मुझे बताएगा वो एक्स पार्टी का प्रोविजन क्या है? मैम ये है कि रेंट ट्रिब्यूनल एक्स पार्टी डिसीजन भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम्म, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के केस में ऐसा लिखा है कि अगर जब अपील जारी है और एक्स पार्टी केस हुआ था, तो उस टाइम पर जो भी प्रोसीजर चालू होगा उससे पहले अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जिसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है उसको 30 डेज का नोटिस देता आर यू श्योर? 30 डेज का टाइम है? स्पेसिफिक है क्या एक्स पार्टी का? है। हाँ जी मैम, सेक्शन 19 में दे रखा है ये।
सेक्शन 19 में दे रखा है। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है 30 डेज वाला। मैम आई गेस एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करो। क्लॉज 7 में आप देखेंगे तो उसमें दे रखा सेक्शन है। 17 में जाओ एक बार। मैम 17 नहीं, सेक्शन 19 में क्लॉज 7 जो है ना, उसमें ये चीज दे रखी है कि अगर एक्स पार्टी हुआ था तो प्रायर 30 डेज का नोटिस दिया जाता है। हाँ ठीक है, और अगर नहीं होगा तो मैम तब नोटिस नहीं देंगे, तब फिर प्रोसीजर चालू होगा। डेट फिक्स कर देंगे। डेट फिक्स करते हैं क्या वो? मैम जब वो रेंट अथॉरिटी जब वो केस डिस्पोज करती है तभी वो डेट फिक्स करती है सेक्शन 17 में। 2 महीने से 6 महीने के बीच का टाइम देती है जिसमें वो डेट फिक्स कर देती है। और इसीलिए एक्स पार्टी का आया कि भाई उस पार्टी को पता नहीं है तो एक्स पार्टी वाले केस में इसलिए 30 डेज का नोटिस देते हैं 19 के अंदर। करेक्ट करेक्ट, सही है। एक्स पार्टी का बिल्कुल सही बताया। 30 डेज वाला था, वो मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कह रही थी। मुझे पता था, बट जस्ट टू चेक कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस होता है नहीं होता है। अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखते हो। मैं कुछ भी बोलूं बट आपको अपने अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने उस पर स्टिक रहना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रीलिम्स में क्या होता है, ऑप्शंस 2-3 होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप, एक स्थिति ऐसी हमेशा आती है जब आपको पता होता है कि यार इसका आंसर ए ही होगा, लेकिन आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं यार बी लग रहा है, ए लग रहा है, बी लग रहा है। अगर इंस्टिंक्ट में एक बार अगर आपको लग रहा है कि, एक बार में अगर आपको लग रहा है ए था और फिर बाद में आप अपना दिमाग चेंज कर रहे हो, तो कभी भी उस चीज में गड़बड़ मत करना। प्रीलिम्स में मार्क्स ऐसे जरूर जाते हैं। जैसे मैंने अभी कंफ्यूज किया आपको 30 डेज वाले के लिए, तो ऐसी सिचुएशन आप लोग भी फेस करोगे, क्योंकि ऑप्शंस में इंसान कंफ्यूज होता ही है। तो हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो। अगर एकदम से इमीडिएट तुम्हें पता चल रहा है 30 डेज है, तो 30 डेज ही है। डू नॉट, मतलब वो कहते हैं ना, ऐसे चक्करव्यूह में फंसना मत। डू नॉट गेट कंफ्यूज। कई बार अपन कंफ्यूजन में अपना सही आंसर को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, ये चीज का इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज पूछी। ठीक है, इसके अलावा मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन दिया जाता है ना? तो यहाँ इमीडिएट पोजीशन जो हम सेक्शन 10 में देते हैं, वो इमीडिएट पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में होता है? मतलब वो कमर्शियल प्रीमाइसेस पे भी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? ये मुझे कोई No, बताएगा? ma'am. Only Only on residential premises. Like if there is any ex-serviceman or a person in service of government, and like that's the process. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार दोबारा बता देना। इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि सेक्शन 10 की जो एप्लीकेबिलिटी है, जहां हम रिकवरी कर रहे हैं इमीडिएट पोजेशन की, दैट इज ओनली अप्लाइज टू द केसेस ऑफ रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस, जो कि दे रखा है हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट में, कि जो लैंडलॉर्ड जो यहाँ पे आता है ना, जिसको इमीडिएट पोजेशन चाहिए होता है, लैंडलॉर्ड जो इन्होंने बताया है, एक्स सर्विसमैन हो गया, विधवा हो गई, ये तो ये सिर्फ किसका पोजेशन ले रहे हैं? सिर्फ रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस का। यही अगर उन्होंने सबलेट किया है कमर्शियल प्रेमाइसेस का, तो उसमें सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता। ये कहना चाह रही हूँ, ओके मैम। है ना? ये वॉइड वाला तो आपको पता ही होगा, 5% का लास्ट टाइम प्रीलिम्स में पूछा भी था, 5% से ज्यादा अगर आप पैसा लेते हो रेंट का, तो क्या वो वॉइड होगा या नहीं होगा? होगा। Yes, हाँ ma'am. Void होगा। होगा. हाँ जी सेक्शन मैम। To that 7 में, extent, ma'am. To that extent, void होगा. हाँ, टू दैट एक्सटेंट 5% तक का एक्सटेंड होगा। in excess of 5%, यानी अगर 4.5 तक अगर आपसे कोई ले रहा है, 5% तक कोई आपसे ले रहा है रेंट, तो वो वैलिड है। ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है,
आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कॉन्फिडेंस है आप लोग में, दिख रहा है, अच्छी बात है। मैम वो तो पार्टनरशिप एक्ट नया है ना, तो मतलब ये वाला तो हम लोगों ने फिर भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, रेंट कंट्रोल। पार्टनरशिप एक्ट अभी नया नया आया है तो उसका इतना रिवीजन नहीं हो पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। बहुत लिमिटेड है, देखो मैं बता दूं, पार्टनरशिप में लिमिटेड सेक्शंस को भी पढ़ के चले जाओगे ना तो भी काम हो जाएगा। हर सेक्शन को उसको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आएंगे उसमें एक या दो ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछेंगे, मैं कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ, सिविल कोड का जुरिसडिक्शन रेंट कंट्रोल एक्ट में लागू होता है क्या? नो मैम। नहीं मैम। कहाँ दे रखा है ये? आई थिंक सेक्शन 20। Section 18, ma'am. हाँ मैम, सेक्शन 18 में। ठीक है ना, यानी ये फाइनल है, अपने आप में फाइनल होता है। क्या रिवीजन लाई करती है रेंट कंट्रोल एक्ट में? गलती से ऐसा No, पूछ लिया, ma'am. No. नहीं लाई करती? आर यू श्योर? नहीं करती है, ठीक है ना, Ma'am, review लाई करता है. नहीं करती है, क्योंकि बहुत सीधा सा रूल है। रिवीजन उन्हीं केसेस में लाई करेगी जहां अपील लाई नहीं करती है। यहाँ एपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, और जहाँ एपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपील लाई करती है, तो वहां रिवीजन की तो कोई बात ही नहीं उठ सकती। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के किसी भी ऑर्डर्स की रिवीजन लाई नहीं करती है। और रिवीजन का बहुत क्लियर है कि वो हाई कोर्ट्स में जाती है या हाई कोर्ट्स में नहीं जाती है, ठीक है। एपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बताओ, कहाँ दे रखा है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है उसका? Section 19 में दे रखा है, मैम. और डिविजनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर. होता है उसका कुछ? हाँ जी मैम, डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसमें, और उनकी 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट नहीं, गवर्नमेंट. नहीं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ये आप क्या, ये बहुत बेसिक हो जाता है कि कुछ नहीं है तो स्टेट ही करती है, स्टेट नहीं करती है। अच्छा तो रेंट ट्रिब्यूनल के केस में क्या होता है, रेंट ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करता हाई कोर्ट, मैम. है? उसका हाई कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैम, सिविल जज सीनियर डिवीजन का होता है. उसकी 3 ईयर की एक्सपीरियंस होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का. नहीं, अब 3 साल वाला नहीं है इसमें, 3 साल वाला नहीं है, सीनियर सिविल डिवीजन का ही होना चाहिए। 3 इयर्स वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। पहले था, वो भी हटा दिया गया। पहले भी नहीं था वैसे तो, मुझे ध्यान है पहले भी नहीं था। एक जरूर इसमें पहले था कि 2005 तक पहले था कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन वो 2005 में रिपील कर दिया गया। यस, एक्सपीरियंस से मैम. 2005 के बाद एक्सपीरियंस हटा दिया गया, बस ये कह दिया सीनियर सिविल जज जो होगा उसको हम रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, ठीक है। कहाँ दे रखा है ये? सेक्शन 13. अच्छा ये बताओ, जो यहाँ पे पिटिशंस जाती है, जो भी तुम जिस भी प्रोसीजर में अपनी पिटिशंस लगाते हो, उन पिटिशंस के साथ का कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई कोई पर्टिकुलर चीज अटैच होना जरूरी है क्या? अकम्पनीड होना जरूरी मैम है क्या? फीस देनी होती है, फीस देनी होती है। एफिडेविट, ध्यान रखना, एफिडेविट चाहिए होता है हर जगह। एक तो इन लोगों के है ना सारे पीरियड्स रट लेना कि 60 डेज कहाँ है, कंक्लूजन ऑफ हियरिंग कहाँ है, ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए। रिकवरी सर्टिफिकेट का पता होना ही चाहिए कि रिकवरी सर्टिफिकेट कहाँ एग्जीक्यूट होता है, कहाँ नहीं होता, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीन्स प्रॉफिट का यहाँ पे एक चीज बोल रखी है कहीं, मुझे बताएगा मीन्स प्रॉफिट कहाँ पे होते हैं?
मैम मीन्स प्रॉफिट है कि अगर मतलब टेनेंट खाली नहीं करता है तो उस टाइम पर अगर रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है तो डबल द रेंट, और अगर कमर्शियल प्रेमाइसेस है तो 3 times द रेंट उसको मीन्स प्रॉफिट देना होता है। कहाँ दे रखा है ये? सेक्शन 20 में दे रखा है जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है। ये ध्यान रखना, मीन्स प्रॉफिट का विकेट करने का ये जो है, इसमें सही कह रहे हो, सेक्शन 20 में ही दे रखा है। 3 times और 2 times वाला ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या एसएलपी इशू हो सकती है क्या यहाँ पे? एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल का मैटर है, ठीक है। हमने ये तो मान लिया कि कोई इसकी रिवीजन लाई नहीं करती है, कोई अपील लाई नहीं करती, मैम तो हो कोई और सकता है भी एसएलपी, है? हो सकता है एसएलपी तो किसी भी मतलब मैटर में हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, अगर एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील या रिवीजन लाई नहीं करती, हमें ये पता है, तो उस केस में हम आर्टिकल 226 का एक्सरसाइज कर सकते हैं और एसएलपी लाई कर सकती है इसमें, ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे ये बताओ, सेक्शन 20, आई थिंक टाइम हो गया है आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। सेक्शन 20, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स जो होते हैं हमारे यहाँ पे, वो स्लो मोटो होते हैं क्या? कोर्ट एग्जीक्यूट अपनी एक्सरसाइज में करा सकती है क्या? नहीं मैम। ऑन द एप्लीकेशन होता है, ये ध्यान रखना। और उसमें क्या क्या मोड्स दे रखे हैं, किसको पता है? अटैचमेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, attachment of account, कमिश्नर की अटैचमेंट ऑफ मैम सैलरी एंड अटैचमेंट ऑफ अलाउंस। सैलरी। एज ए कोई एडवोकेट को हम कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और क्या इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंस ले सकते हैं? yes मैम, 3 लोगों का असिस्टेंट ले सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अगेन मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगी, एक सेकंड, कि आप लोग अपने बैरक को बार बार पढ़ो, क्योंकि लैंग्वेज में से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? मैंने वो लैंग्वेज वाला नहीं पूछा आपसे कि नॉट एक्सीडिंग, नॉट लेस देन, इस तरह की भी लाइनें भी पूछी जाती है। आप लोगों को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो मुझे बता दीजिए, फिर क्लास को एंड करते हैं। नो मैम। ठीक नो है, मैम कोई डाउट नहीं है। चलिए, गुड लक। आप लोग परेशान मत होइए, आराम से, अभी टाइम है। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को आता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, पेपर आराम से क्लियर होगा, इतना मुश्किल नहीं है। आधे जनता इसलिए परेशान है कि सिलेबस बढ़ गया है, इस पे परेशानी पे फोकस मत करो, सिर्फ याद करने पे फोकस करो। और मुझे अच्छा लगा कि आप सबने इंटरेक्टिव रखे, और जो नहीं भी कर पाए वो अपना बैरक फिर से रिवाइज कर लो। आज जैसे मैंने वाइवा ले लिया है, तो आप लोग भी अपना वाइवा खुद से ले सकते हो, कि किताब बंद की और खुद से ही है ना रिपीट करो कि सेक्शन 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, खुद से ही बात करो। अपना वाइवा खुद भी ले सकते हो आप, ऐसे भी करना आज, ये भी कोशिश करना, इससे क्या आप लोगों का ही वो अच्छा होगा, बेनिफिट होगा, है ना? ठीक है, ओके मैम। अगले अगले वाइवा सेशन में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.